Hello, good morning, friends. Welcome all of you in the mock test number 27. Without wasting any kind of time, we will start very soon. Okay? जैसा कि हमने आपको बताया 26 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आप लोगों का रिस्पॉन्स भी मुझे बड़ा अच्छा मिल रहा है. सो 27 हम लोग शुरू करते हैं और ऐसे ही आप बनाते रहिए, ऐसे ही शेयर करते रहिए. मुझे खुशी है कि मेरे सब्सक्राइबर जो वो बढ़ रहे हैं. ओके, चलिए. यस, शुरू करते हैं. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हम शुरू करते हैं. देखिएगा, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा आदमी जो भगवान के अस्तित्व को मानता ही ना हो, दैट इज कॉल्ड. देखिए हमारे पास ऑप्शन है, सबसे पहला है पैगन. पैगन का मतलब होता है ए पर्सन हु हैज अ रिलीजियस मेंटालिटी इज नोन एज पैगन. ओके. प्रिस्ट, प्रिस्ट आप सभी लोग जानते हैं. प्रिस्ट का मतलब क्या होता है? पुजारी होता है. ठीक है. एथीस्ट, एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक. That a person who does not believe in the existence of God is known as atheist. ठीक है. तो हमारा आंसर जो है वो इसका क्या हो गया? बी हो गया, एथीस्ट. ओके. अच्छा, रैशनल का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति. ओके. सो इसका आप एक अच्छा सिनोनिम लिख सकते हैं, वाइज लिख सकते हैं. वाइज आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक अच्छा वर्ड बताऊंगा, प्रूडेंट. देखिए प्रूडेंट आप याद कर सकते हो. प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान. एक वर्ड और याद रख सकते हो आप, सेन. सेन का मतलब भी होता है बुद्धिमान. ये दो वर्ड आप याद कीजिएगा. ओके. तो पहला जो क्वेश्चन है उसका हमारा आंसर क्या हो गया? अथीस्ट. ओके. अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, अथीस्ट के आगे से आप ए हटा दीजिए तो ये बन जाएगा थीस्ट, यानी कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में यकीन करता हो, दैट इज कॉल्ड थीस्ट. ठीक है. हो सकता है चेंज हो जाए एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अ लार्ज बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग with high walls and towers, जिसके बड़ी बड़ी दीवारें हों, बड़े बड़े टावर्स हों, that was built, जिसे बनाया गया to defend people against attack, लोगों को आक्रमण से बचाए. पहले के जमाने में राजा महाराजा नहीं बनाया करते थे, बड़ी बड़ी जो है ना बिल्डिंग बनाते थे. उस बिल्डिंग का नाम क्या होता था? दैट इज योर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ओके. सो फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम कैसल. कैसल का मतलब होता है किला. तो बड़ी बिल्डिंग जिसकी दीवारें बहुत बड़ी हों, दैट इज कॉल्ड कैसल. ओके. तो आंसर जो है वो इसका केसल ही है. ठीक है. इसको दूसरा नाम दे सकते हैं फोर्ट. फोर्ट इज ऑल्सो. मेंशन, मेंशन का मतलब होता है हवेली. ओके. अच्छा, बंगलो आप सभी लोग जानते होंगे रहने के लिए होता है. तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका आंसर क्या हो गया? हमारा ए हो गया. एक सिनोनिम फोर्ट याद रख लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखो, अ रिलीजियस सॉन्ग, बड़ा अच्छा है. अ रिलीजियस सॉन्ग, एक धार्मिक गीत. ओके. सबसे पहला देखिए ऑप्शन है सोनेट. सोनेट का मतलब होता है एक 14 लाइन की कविता. याद रखना, एक ऐसी कविता जिसके अंदर 14 लाइंस दी गई हों इज नोन एज सोनेट. ओके. चलो, पोयम कविता हो सकती है, लेकिन रिलीजियस सॉन्ग तो नहीं है. सॉन्ग से रिलेटेड दो वर्ड है, एक हाइम और दूसरा दिया गया है एंथम. ओके. एंथम जो होता है उसमें एक बात याद रखनी है, रिलीजियस सॉन्ग एक धार्मिक गीत. ठीक है. एंथम जैसे कि आपको पता होगा नेशनल एंथम भी हो सकता है, उसमें रिलीजियस का कोई लेन देन नहीं होता है, याद रखिए. तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसके लिए होगा हाइम, इस जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं सिंपली मंत्र. ओके. दैट इज कॉल्ड मंत्र. तो रिलीजियस सॉन्ग छोटे छोटे, दैट इज कॉल्ड हाइम. ओके. नेक्स्ट देखो, अ स्लो सेंटिमेंटल और रोमांटिक सॉन्ग, एक ऐसा रोमांटिक गीत जो धीरे धीरे गाया जाए. ओके. जैसे कि पुरानी फिल्मों में भी होते थे. अ स्लो सेंटिमेंटल और रोमांटिक सॉन्ग. ओके. सोनेट अभी अभी बताया, 14 लाइन की कविता. ओके. बैलेड, बैलेड का मतलब होता है एक धीमी आवाज में गाया जाने वाला रोमांटिक सॉन्ग इज नोन एज बैलेड. ओके. आंसर क्या हो गया? हमारा बी हो गया. एंथम अभी अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, गीत होता है, लेकिन ये जोश के साथ गाया जा सकता है. जैसे कि हमारा नेशनल एंथम हम बड़े जोर से गाते हैं, इज नोन एज एंथम. एक और अच्छा वर्ड होता है इसके लिए, याद रखेंगे, एंथमा. एंथमा ए अगर ऐड कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कर्स, किसी को श्राप देना, किसी के बारे में बुरा कहना. आप एक और अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, मेल डिक्शन. देखिए मेल डिक्शन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है. एक होता है मेल, ठीक है, यानी कि जिसको हम बुरा कह सकते हैं, और डिक्शन, डिक्शन का मतलब होता है कहना, तो हमारा मेल डिक्शन भी हो सकता है. तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारा बैलेड हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट देखते हैं, द पार्ट ऑफ ए चर्च, चर्च का वो हिस्सा
इन विच बेल्स हैंग, जिसके अंदर घंटियां लटकी हुई होती हैं। ओके, सो हमारे सामने कई ऑप्शन है, देखेंगे जरा। एक तो है कैटाकॉम्ब। ओके, कैटाकॉम्ब को क्या बोलते हैं? समाधि स्थल, जहां पर बहुत सारी कब्रें वगैरह बनी हुई हो, समाधि वगैरह बनी हुई हो, दैट इज नोन एज कैटाकॉम्ब। ओके, ठीक है। डोम, डोम का मतलब होता है किसी बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ एक हिस्सा जो हाफ सर्कल पोजीशन में होता है, दैट इज कॉल्ड डोम। ओके, ठीक है। बेलफ्राई, बेलफ्राई चर्च का वो हिस्सा होता है जहां पर घंटियां बंधी हुई होती हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सी आंसर इज करेक्ट, बेलफ्राई। ओके, चर्च का वो हिस्सा जिस पर घंटियां बंधी हुई हों। ओके, फोर्थ ऑप्शन है चैपल। चैपल का मतलब क्या होता है? चर्च के अंदर का वो कमरा, याद रखिए आप, चर्च के अंदर का वो रूम जिसको क्रिश्चियन वगैरह पूजा करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड चैपल, यानी कि पवित्र कमरा। ओके, चैपल बोलते हैं उसको हम। चलो नेक्स्ट देखो, सिनोनिम्स बताना है। बहुत अच्छा वर्ड दिया गया है, एक्सयूड। ओके, एक्सयूड का मतलब होता है किसी भी चीज को फेंकना, यानी कि एक तरीके से धीरे धीरे निकालना, दैट इज कॉल्ड एक्सयूड। ओके, सो देखो, अब्सॉर्ब का मतलब तो क्या हो जाएगा? किसी चीज को निगलना। क्लियर है? ठीक है। सिनोनिम बताना है हमको। ओवरफ्लो का मतलब होता है बहना, एकदम से बहना, धीरे धीरे किसी चीज का निकलना। हमारे सामने दो ऑप्शन है। स्प्यू, स्प्यू का मतलब होता है उल्टी करना, ठीक है, बड़ा स्पीड से, जैसे हम लोग उल्टी करते हैं तो उसमें बहुत स्पीड से जो है ना अंदर से चीजें आती हैं। इसके लिए अच्छा वर्ड यूज करेंगे प्यूक। प्यूक का मतलब भी यही होता है उल्टी करना, किसी चीज को फेंकना। ओके, ऊज का मतलब होता है किसी चीज का अंदर से धीरे धीरे निकलना, अंदर से धीरे धीरे रिसना इज नोन एज ऊज। सो एक्सूड का जो मीनिंग हो जाएगा सिनोनिम, वो क्या हो जाएगा हमारा? ऊज हो जाएगा। डी आंसर इज करेक्ट, ऊज करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टैग्नेशन। ओके, स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेशन का मतलब होता है सुस्त। सबसे पहले याद रखेंगे, सुस्त। ओके, नाउन है ये, ठीक है। स्टैग्नेशन, सुस्ती, यू कैन से आप, ठीक है, सुस्ती बोल सकते हैं। ओके, अजाइल, अजाइल का मतलब होता है बहुत ही एक्टिव, इज नोन एज अजाइल। ओके, ठीक है। बूम, बूम का मतलब होता है किसी चीज में उछाल आना एकदम से, ठीक है। अच्छा, राइज, राइज का मतलब भी होता है किसी चीज का बढ़ना। और टॉरपोर जो वर्ड है, टॉरपोर का मतलब होता है किसी चीज का सुस्त पड़ना। ओके, आंसर हो गया हमारा डी। और दो वर्ड इसके लिए बहुत अच्छे लिख सकते हैं, लेथार्जिक, LETHARGIC, लेथार्जिक, सुस्ती के लिए यूज होता है। दूसरा अच्छा वर्ड यूज हो सकता है हमारा डॉर्मेंट, बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है सुस्ती। एक अच्छा वर्ड है लैक्स, लैक्स का मतलब होता है सुस्त। अब इसकी ट्रिक वगैरह प्लीज मत बताना कि ये मत समझना कि लक्स से नहाने से जो है ना वो सुस्ती भागती है तो सुस्ती हो गया, नहीं नहीं नहीं, इसको याद ही करने ना। लक्स का मतलब क्या होता है? सुस्ती। क्लियर है? सो स्टैग्नेशन के जो वर्ड्स हैं मैंने आपको बता दिया, टॉरपोर जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो, एवर। ओके, एवर का मतलब होता है किसी चीज को धारण करना है, कोई चीज हमारे पास है, ठीक है, दैट इज नोन एज समटाइम्स एवर, किसी स्किल का हमारे पास होना, दैट इज कॉल्ड एवर। ओके, सो इसका जो आंसर है वो हम यहीं से शुरू करते हैं, प्रोफेस। प्रोफेस, जैसे कि प्रोफेसर नहीं होता है, ओके, द सेम क्वालिटी, पर्सन हु हैज क्वालिटी एंड ही डिजर्व्स फॉर दैट, दैट इज नोन एज प्रोफेस, प्रोफेसर आ गया। फॉरगेट, भूल जाना। डिसअप्रूव, किसी चीज को मना करना। डिनाई का मतलब भी होता है मना करना। क्लियर है? ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, प्रोफेस का मतलब किसी चीज को रखना। ये सब जो है ये एंटोनिम हो गया इसका, इसका सिनोनिम क्या हो गया? प्रोफेस हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, कॉन्डोन। ओके, कॉन्डोन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, समथिंग विच इज नोन एज मोरली रॉन्ग है, या आप किसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ भाई ये हमसे जो है ना गलत हुआ है, या किसी चीज में इन्वॉल्व होना और उसको एक्सेप्ट करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्डोन। ओके, सो बिरेट पहला वर्ड है। बिरेट का मतलब होता है किसी को बुरा भला कहना, इज नोन एज बिरेट। ठीक है, इसके लिए अभी मैंने बोला एक वर्ड यूज हो जाएगा, एंथमा, बहुत अच्छा वर्ड है, किसी को श्राप देना, कर्स करना, कर्स। ठीक है, ओके। फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना,
अच्छा वर्ड हो जाएगा एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब होता है माफ करना, ठीक है। पार्डन, अब्सॉल्व, अब्सॉल्व का मतलब माफ करना। एक्विट, किसी को माफ कर देना, ठीक है। एक्विट के साथ ऑफ का यूज होगा एज ए प्रपोजिशन। एक्सकल्पेट का मतलब माफ करना। पार्डन, सॉरी ये एन नहीं, एम नहीं, एन है, पार्डन माफ करना। कॉन्डोन का हो जाएगा हमारा किसी चीज को एक्सेप्ट करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अटेंड। कहीं जाना, किसी चीज को अटेंड करने के कंटेक्स्ट में यूज करना। आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा अपना, सी इज करेक्ट, अटेंड करना। ओके, नेक्स्ट देखो। आर्यन एसी बढ़ा दे भाई। डेडली, डेडली का मतलब क्या होता है, डेडली का हिंदी हो जाएगा खतरनाक, बहुत खतरनाक है, ठीक है। बेनिफिशियल, फायदेमंद नहीं होगा, सिनोनिम बताना है भाई। ओके, फेवरेबल, जो फायदा पहुंचाए, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। लिथल, अरे रहा भाई आंसर, लिथल का मतलब क्या होता है, खतरनाक। मेलाइन, खतरनाक, मेलाइन अच्छा वर्ड है। मेलाइन का मतलब होता है जो नुकसान पहुंचाए। लिथल का मतलब भी क्या होता है, नुकसान पहुंचाए। डेडली का मतलब भी नुकसान पहुंचाए, खतरनाक। सो हमारा आंसर क्या हो गया, लिथल हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको गैप फिल करना है। बहुत अच्छा सेंटेंस है। नितारा वॉज डैश ऑन मीटिंग हर बॉस यस्टरडे ओनली। नितारा जो है अपने बॉस से मिलना चाहती थी कल, ठीक है। डिसाइडेड, देखिए जब भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आपको करना हो, हर एग्जाम में आता है, तो थोड़ा सा है ना, वर्ड से पहले आप ये देखो कि वर्ड के आगे क्या लगा रखा है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ऑन लगा रखा है, ओके, सो ऑन लगा रखा है, तो आप ये देखो कि किस प्रपोजिशन के साथ, जो किस वर्ड के साथ ऑन प्रपोजिशन यूज होती है। ओके, इसमें आप देखोगे ना, तो एक तो देखो इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना। इंसिस्ट के साथ हमेशा याद रखिएगा ऑन का यूज होगा। ओके, डिसाइड के साथ हम किसी चीज को डिसाइड करते हैं, कोई काम को करना डिसाइड करते हैं, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब देखिए यहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, मीटिंग आ गया, इसका मतलब ये प्रपोजिशन यूज हो रही है, ये एज ए जेरेंड यूज हो गया, ठीक है। तो देखिए इंसिस्ट मतलब जोर देना। नितारा को जोर दिया गया नहीं, नितारा मिलना चाहती थी। अगर आप यहां इंसिस्ट लिखेंगे तो वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर पैसिव वॉइस बनेगा। सेंटेंस पैसिव वॉइस में है ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया हमारा, कीन। कीन का मतलब क्या होता है, तीव्र इच्छा होना, उसकी अपने बॉस से मिलने की जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी। ओके, याद रखिएगा, तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। नेक्स्ट देखो, द प्रिजनर वॉज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द, ठीक है। अब जो प्रिजनर है, जो अपराधी था, वॉज नॉट विलिंग, वो बिल्कुल भी विलिंग नहीं था टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए, किस चीज के लिए, तो देखो अब क्या है, द फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब क्या होता है, गलती, ठीक है। गिल्टी, गिल्टी तो एडजेक्टिव हो गया, क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। गिल्टी किस चीज का काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, ही इज गिल्टी, शी इज गिल्टी। गिल्टी का नाउन क्या होगा, गिल्ट होगा, ठीक है, तो ये तो है नहीं। और द क्या है हमारा, द आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद हम नाउन का यूज करेंगे, तो नाउन तो ये तो है नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब हमारे पास आ गया फॉल्ट और ब्लेम। ब्लेम जो होता है ना, ब्लेम का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, ठीक है। फॉल्ट का मतलब क्या होता है, कमी होना। तो फॉल्ट जो होता है वो छोटे उसके लिए यूज होता है, ब्लेम जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा, जब कोई क्राइम करता है तो उसके लिए यूज होता है, क्योंकि वो प्रिजनर है, जेल में है, ठीक है। द प्रिजनर वॉज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द ब्लेम, कि ब्लेम को जो है ना वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहा था। जो ब्लेम मेरे ऊपर लगा था, जो ब्लेम प्रिजनर के ऊपर लगा था, आई डोंट एक्सेप्ट दिस ब्लेम, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं, ठीक है। आगे देखिएगा, शी इज यूज्ड टू वर्क हार्ड, वर्किंग हार्ड, आपके सामने है कम लेट या वर्कड हार्ड। अरे भाई सिंपल है, देखो पहली चीज याद रखनी है, या टू का यूज हुआ है, तो टू का यूज हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो सकती है, पहली चीज, ठीक है। कम से कम वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज नहीं होगी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वर्कड हार्ड दे रखा है, बिल्कुल गलत है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप लोगों ने पढ़ा है कि यूज टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो इसका मतलब ए आंसर हो गया, नहीं, कई बार मैं करवा चुका हूं, याद रखना। इज एम आर वॉज वर्ब के साथ अगर यूज्ड टू का यूज होता है तो इसके बाद जिरेंड का यूज होगा, और जिरेंड हमारा क्या है, वर्किंग हार्ड। बी आंसर इज करेक्ट, वर्किंग हार्ड, बी आंसर इज करेक्ट। ओके, इसका मतलब होता है उसे इस काम को करने की आदत है, जैसे कि वो लेट आने की आदि है, इसको आप नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं, शी इज यूज्ड टू कमिंग लेट।
दे आर यूज टू गेटिंग अप लेट। आप यूज करो ऐसी चीजों को, बोलना करो, ठीक है। जैसे कोई दोस्त है, यार यू आर यूज टू टेलिंग अ लाई, तेरे को झूठ बोलने की आदत है, ठीक है। यूज टू इज एम आर के साथ यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बी आंसर। शी वॉज बिजी डैश फोन, आप लोगों के बड़े काम का है, आजकल आप लोग फोन पर बिजी रहते हो ना, फोन पर बिजी रहना, ऑन भर दो, ऑन का मतलब ऊपर, बिजी फ्रॉम फोन, फोन से बिजी है नहीं, गलत। बिजी जब आप किसी चीज के साथ बिजी होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर विद का यूज करो, बिजी विद फोन। शी इज बिजी विद फोन, आई वॉज बिजी विद फोन, याद रखिएगा बिजी के साथ किसका यूज होगा, विद का यूज होगा। आंसर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द स्टीम इंजन वॉज, ठीक है, डैश बाय जेम्स वॉट, जेम्स वॉट के द्वारा उसको जो है ना वो क्या किया गया, ठीक है। तो ऑप्शंस आर इन्वेंटेड हो सकता है, मेंटेन्ड, मेंटेन करने का मतलब क्या होता है, जेम्स वॉट ने उसको क्या किया है, आविष्कार किया है उसका। ओके, सो डिस्कवर हो सकता है, मैन्युफैक्चर्ड हो सकता है, मैन्युफैक्चर माने तो बनाना होता है, जैसे किसी चीज को बनाते हैं उसके पार्ट्स को जोड़ के मैन्युफैक्चरिंग, किसी चीज का आविष्कार करना, उसके लिए दो वर्ड यूज हुए हैं। देखो एक तो इन्वेंशन और डिस्कवरी, दोनों में क्या फर्क है। इन्वेंशन होता है, हमेशा याद रखिएगा, नई चीज खोज कर लेकर आना जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। डिस्कवरी का मतलब होता है ऐसी चीज जो एग्जिस्टेंस में है लेकिन हमारे आगे नहीं आई है। जैसे कि डिस्कवरी चैनल होता है, उसमें क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, चीजों को देखते हैं, अच्छा ये जानवर भी है, ये भी है, दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी। लेकिन एक नया जानवर आना, ठीक है, इज कॉल्ड इन्वेंशन, ठीक है। तो जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया, वो पहले दुनिया में था ही नहीं, वो नई चीज लेकर आया, दैट इज कॉल्ड इन्वेंटेड। ए आंसर इज करेक्ट। ओके, याद रखिए। जैसे कोलंबस, अब मान लो मैं लिखता हूं कोलंबस डैश अमेरिका, अब इन्वेंट आएगा कि डिस्कवर आएगा, तो इसमें जो आंसर क्या हो जाएगा, डिस्कवर, क्योंकि अमेरिका पहले भी था, बस कोलंबस ने उसको खोजा है। डी आंसर इज करेक्ट। इन्वेंशन माने नई चीज लेकर आना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो बी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, इन्वेंटेड। नेक्स्ट देखो, इट वॉज एन अमेजिंग डॉक्यूमेंट विच शो दैट ही वॉज नॉट ओनली अ विजनरी बट ऑल्सो हैड द मेकिंग्स ऑफ अ ग्रेट लीडर। उसके अंदर वो एक विजनरी नहीं है परंतु एक अच्छा लीडर बनने की सारी क्षमताएं हैं। इट वॉज एन अमेजिंग, देखिए बिल्कुल सही है, अमेजिंग आ गया, अमेजिंग से वोवल साउंड आ रही है, एन आ गया। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट सिंगुलर है, वेरी गुड। विच आ गया, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी वर्ड यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं, और जो वर्ब यूज होता है वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होता है। देखिए वर्ब यूज हो गया शो, शो हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है। वर्ब का सिंगुलर बनाना, उसके साथ किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। अब देखिए सेंटेंस या तो पास्ट में है तो आप इसका पास्ट फॉर्म भी बना सकते हो, शोड भी लिख सकते हो, सिंगुलर प्रेजेंट रखना है तो शोज रख सकते हो, ठीक है। ओवरऑल द मिस्टेक इज इन पार्ट बी, ठीक है। वैसे आपको शोज की जगह शोड ही करना है, क्यों करना है, क्योंकि पूरा सेंटेंस किस में है, पास्ट टेंस में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The boss reminded them of an old saying that honesty is the best policy and they had better followed. Okay, sorry, they had better, ये followed नहीं है, ये टाइपिंग में मिस्टेक है हमसे, they had better follow it, अच्छा होता वो इसको मान लेते। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी का सवाल है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं एग्जाम में, ये ना समझें कि मैं तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं वो क्वेश्चन क्यों बनाऊँ, मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये क्यों बनाऊँ। क्वेश्चंस ग्रामर सेम होती है, अगर आपको स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इन क्वेश्चंस को पढ़ो, ठीक है। सो द बॉस रिमाइंडेड देम, ये बिल्कुल ठीक है, ऑफ एन ओल्ड सेइंग, ओल्ड से वोवल साउंड आ रही है, एन आ गया, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी अच्छी पॉलिसी है, ठीक है। एंड दे हैड बेटर, और अच्छा होता वो क्या कर लेते, उसको फॉलो कर लेते, दे हैड बेटर फॉलो इट, वो अच्छा होता इसको फॉलो कर लेते। तो देखिए बेसिकली अगर आप देखो इसमें तो वैसे तो क्वेश्चन करेक्ट हो गया, नो एरर है, ठीक है, एरर मैंने ही सही कर दी। ओके, आप चाहते इसमें तो एक चीज हो सकती है, वो क्या हो सकती है, देखो मैं आपको बताता हूं। हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, इट, ओके,
दे हैड बेटर फॉलोड इट, अच्छा होता वो इसको फॉलो कर लेते। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, ये जो हैड यूज हुआ है इसके बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सर फॉलोड आएगा। आपने फॉलो कर दिया और सेंटेंस सही कर दिया, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, बॉस ने उनको याद दिलाया कि ईमानदारी अच्छी नीति है और अच्छा होता वो इसको फॉलो करते। जो हैड बेटर वर्ड यूज है ना, हैड बेटर, हैड बेटर का मतलब होता है ऐसा कर लेते अच्छा होता। इसके साथ हमेशा याद रखना बेयर इन्फिनिटिव का यूज होगा। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो फॉलोड की जगह किसका यूज हो जाएगा, फॉलो का यूज हो जाएगा। इतना बड़ा कंसेप्ट मैंने आपको फोकट में बता दिया कि ऐसे ऐसे, सर ये हमसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, लिख रहा था मैं इट और कर गया इसको साफ। ओके चलो थैंक यू बोल देना मेरा, है कमेंट में लिख देना कि थैंक यू सर, फॉलो आ जाएगा हैड बेटर के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, हैड बेटर के साथ ऑलवेज याद रखना बेयर इन्फिनिटिव। In India history, the seat of political power was always behind the knowing of the common people. Okay, in Indian history, ठीक है sentence, the seat of political power, ठीक है, was always behind the knowing of the common people. आम आदमी की पहुंच से दूर रही है, ठीक है। एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज हुआ है यार, सिंपल सा है, मैं कई बार बता चुका हूं। देखो इन इंडियन हिस्ट्री, बिल्कुल सही है, द सीट ऑफ पॉलिटिकल पावर वॉज ऑलवेज बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होता है, के पीछे, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, आम आदमी की जानकारी से दूर रही है, तो से दूर होना, देयर वी यूज बिहाइंड की जगह किसका यूज करेंगे, बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, से दूर होना, से परे होना। मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिक्स इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड, बिहाइंड किसी चीज के पीछे। अभी मैंने बताया ना, पिछले वीडियो में आप देखोगे, उससे पिछले में भी हो सकता है, क्या है, जैसे कि द डिजिटल बोर्ड इज बिहाइंड मी, नॉट बियॉन्ड मी। ओके, बिहाइंड मी, मेरे पीछे, किसी चीज के पीछे होना। अरे भाई इतना जोर से क्यों बोल रहा है, हु इज बिहाइंड यू, ठीक है, तेरे पीछे कौन है, बिहाइंड। तो यहां पर किसका यूज हो जाएगा, बियॉन्ड का, लिमिटेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, यहां पर पीछे वाले में देखिए, अब यहां पर कई बच्चे समझ रहे होंगे कि सर नो के साथ आईएनजी कैसे लिखा, ठीक है। अरे भैया यहां पर जो नो का यूज हो रहा है वो एज ए नाउन यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है, देखिए आप देखोगे ना, जैसे कि देखो आप ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये दा किस क्या है, मेरा आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद हमेशा किसका यूज होता है, नाउन का यूज होता है। तो ये नो क्या बन गया, ऑटोमेटिकली मेरा जिरेंड बन गया, ठीक है, याद रखना। The Himalayas, the highest mountain range in the world, protects India from the cold winds blowing from Central Asia. Central Asia से जो ठंडी हवाएं आती है ना, ये हिमालय हमें बचाता है। अगर ये नहीं होता ना, तो ये जो गंगा का मैदान है, एमपी यूपी जो है, यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट होता, बिल्कुल मरुस्थल होता, और बर्फ ही बर्फ गिरती। हम और आप ऐसे नहीं पढ़ा रहे होते, याद रखिएगा। ओके, सो क्या कह रहे हैं, देखो द हिमालयाज क्या है, सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, हिमालय माउंटेन रेंज है, दा का यूज हो गया, एज ए प्लूरल यूज हो रहा है। द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, बहुत बड़ी जो है ना रेंज है। प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स, ठंडी हवाओं से बचाता है। ब्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया से बह रही है। देखिए हिमालयाज प्लूरल है कि नहीं है, बिल्कुल प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अरे भैया प्रोटेक्ट्स की जगह किसका यूज हो जाएगा, प्रोटेक्ट का यूज हो जाएगा। आसान आसान सवाल दे रखे हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, शी इज द टीचर whom I believe helps my son in the examination। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। एक छोटी सी बात याद रखना, आपको पता है, मैं बता देता हूं। यहां पर देखो एक वर्ड यूज होता है who, एक वर्ड यूज होता है whom, ये दोनों एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं। who का यूज कब करेंगे, जब देखना, याद रखिए, जैसे ये दो सेंटेंसेस मान लो मैंने लिख दिए, मान लो दोनों में दो सेंटेंस है, ठीक है। शुरुआत के सेंटेंस में हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सेंटेंस के शुरू में तो सब्जेक्ट ही लिखते हैं, फिर हम वर्ब लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहां पर मान लीजिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक सिंपल बात बताऊंगा, याद रखना। हु का यूज कब करोगे, जब दोनों सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट है ना, वो क्या हो, हमारा सेम हो। क्लियर, याद रखना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को हटा के और इसकी जगह किसका यूज कर देंगे, हु का यूज कर देंगे। ओके, ठीक है। हुम का यूज कब करोगे, जब पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो और दूसरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेम हो, दोनों सेम हो। तो हम इस
किसका यूज कर देंगे, whom का, और इस ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। देखिए मैं सिंपल सेंटेंस लिखूंगा, ही इज अ बॉय, ओके, ठीक है, ही इज माई स्टूडेंट, वो मेरा स्टूडेंट है। मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। देखिए ये ही और ये ही दोनों सेम है। चलो ही की जगह आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं और अच्छे से समझाता हूँ आपको। मैं मान लो मैंने लिख दिया अजय इज अ बॉय, ये अजय और ही दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, अजय इज अ बॉय और हु इज माई स्टूडेंट। अब मैंने ही को क्या कर दिया, हटा दिया और जोड़ दिया दोनों सेंटेंसेस। अजय इज अ बॉय बिल्कुल सही है, ठीक है, आई टीच हिम, मैं उसको पढ़ाता हूँ, तो यहाँ मैं किसका यूज करूंगा, ये हिम किसके लिए यूज हुआ, अजय के लिए। ये ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट सेम है, ओके, अजय इज अ बॉय बिल्कुल सही है, whom I teach जिसे मैं पढ़ाता हूँ, ये लीजिए whom का यूज कर दिया, ओके। अब हम आ जाते हैं सेंटेंस पर, ठीक है। देखो शी इज द टीचर, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ओके। whom I believe, मैं यकीन करता हूँ, हेल्प्स माई सन इन द एग्जामिनेशन, मेरे बच्चे के एग्जाम में हेल्प करती है। ये जो सेंटेंस है देखिए, शी इज़ द टीचर बिल्कुल सही है, हेल्प्स माई सन इन द एग्जामिनेशन, ये वो टीचर है जो मेरे बच्चे के एग्जाम में हेल्प करती है। ये हेल्प हमारा क्या है, जल्दी बताइए, वर्ब है। वर्ब से पहले किसका यूज़ होगा, इधर सब्जेक्ट का यूज़ होगा कि नहीं होगा। अच्छा, हेल्प का सब्जेक्ट कौन है, टीचर है, शी है। तो दोनों सेंटेंसेस, ये जो दो सेंटेंस हैं ये वाले, देखो इनका सब्जेक्ट क्या है, सेम है। सेम है तो यहाँ किसका यूज हो जाएगा, whom की जगह who का यूज हो जाएगा। बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है, ना। देखिए शी इज द टीचर हु आई बिलीव हेल्प्स माई सन इन द एग्जामिनेशन, लेकिन ये करेक्ट है, आपको मानना ही पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझा दिया मैंने आपको, अब वीडियो में जो ना रिवाइंड करके देख लीजिएगा। पैसिव वॉइस बनाना है, बहुत सिंपल सा। माई सिस्टर मेक्स कुकीज एवरी संडे, मेक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ओके। पैसिव वॉइस बनाना है, इज एम आर का यूज हो जाएगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, कहाँ है, कुकीज आर मेड बाय माई सिस्टर एवरी संडे, सी आंसर इज करेक्ट। ज्यादा टाइम इसमें हम नहीं लेंगे आपका, ओके। नेक्स्ट देखो, डू इट, भैया पैसिव वॉइस बनाना है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, लेट से बना दीजिए, सेंटेंस इंपेरेटिव है, लेट बिल्कुल ठीक है, इट बी डन, हो गया। कहां पर है, ये रहा, लेट इट बी डन, सी आंसर इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, थोड़ा सा छोटा है, हो सकता है आपको स्क्रीन में ना दिखे, इसलिए मैं बता रहा हूं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। समर सेड आई अराइव्ड इन दिल्ली लास्ट वीक, मैं दिल्ली में पिछले हफ्ते पहुंचा, ठीक है। अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। लास्ट वीक किस में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस वीक, ओके। चलो ठीक है। समर सेड दैट ही अराइव्ड दिल्ली लास्ट वीक, गलत है सेंटेंस। समर सेड दैट ही हैड अराइव्ड इन इंडिया, नहीं यार, दिल्ली है, ठीक है, द प्रीवियस वीक, आंसर बी इज करेक्ट, ठीक है। सी ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा, लास्ट है, लास्ट को चेंज नहीं किया प्रीवियस में, ओके। नेक्स्ट देखो, माई टीचर सेड टू मी डोंट कम लेट, मेरे टीचर ने मुझे कहा कि लेट नहीं आना है, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, डोंट कम लेट, इंपैरेटिव सेंटेंस है, इंपैरेटिव भी नेगेटिव है, क्या बनाना होता है, याद रखिए इंपैरेटिव नेगेटिव है, इन्वर्टेड कोमास को हटा के नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, हो गया। सेड टू है, सेड टू को दो चीजों में चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर में भी, एडवाइस में भी। अगर ऑर्डर एडवाइस है तो ठीक है, सेंटेंस में अगर मान लीजिए नेगेटिव है तो आपने सेड टू को फॉरबेड में चेंज कर दिया, किस में चेंज कर दिया, सपोज करो फॉरबेड में, फॉरबेड का मतलब मना करना, तो फॉरबेड में चेंज कर सकते हैं, किसको, सेड टू को। लेकिन शर्त पता है क्या होगी, फॉरबेड के साथ प्लीज फिर आप नोट मत लगाना, यानी कि जो ये नोट यूज होगा ना ये हट जाएगा, ठीक है। और सिंपल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखो, माई टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम लेट, माई टीचर ऑर्डर्ड मी डू नॉट कम लेट, गलत है, नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो ये रहा नॉट, ये रहा टू, ये रहा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। क्लियर है, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिएगा, अनीता whom is my neighbor lost the keys of the house, जो कि मेरी नेबर है, ठीक है, उसने क्या कर दी, घर की चाबी खो दी। चाबी किसने खोई, देखो अनीता, ओके ठीक है,
लॉस्ट द कीज ऑफ द हाउस, घर की चाबी खो दी। लॉस्ट क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब से पहले किसका यूज होगा, सब्जेक्ट का यूज होगा। सब्जेक्ट कौन है, अनीता है। अनीता के लिए हमें यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है, दैट इज माई नेबर, विच इज माई नेबर, हु इज माई नेबर, ठीक है। अब यहां है ना दो, वैसे मैंने दो ऑप्शन दे दिए आपको, ये समझाने के लिए मैंने जानबूझ के लिखा है। देखो जो दैट का यूज हुआ है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, आप दैट का यूज कर सकते हैं, सही है सेंटेंस, ठीक है। हु इज माई नेबर, ये भी सही है, ओके। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, लिविंग के लिए और नॉन लिविंग के लिए एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आप दैट और हु दोनों का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रायोरिटी देनी है जी, किसको दें, ठीक है आप हु को दे सकते हैं, लेकिन बोथ आर करेक्ट। तो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है और जो बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक बोलता है वो ये बोलता है कि बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों सही होंगे, ओके। सो आज हमने 25 क्वेश्चंस जो है ना वो आपको कराए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू।